गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके जीआरएफ को क्वालिफाई करने में काफी मददगार साबित होगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्या रिकॉर्ड किया गया? यानी भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 2023-24 में क्या रहा? आप जानते हैं बच्चों, 6.8% नहीं था ये, 7% नहीं था ये था 8.2%, 7.6% भी नहीं था। यानी 2023-24 में जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% था। अब आपको पता है जीडीपी क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाषा में आप जीडीपी समझें तो जीडीपी पूरे देश का कमाई होता है, यानी पूरे देश का इनकम होता है जीडीपी। यानी हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन का इनकम को यदि हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे आप जीडीपी कहते हैं। यानी पूरे देश का कमाई ही जीडीपी कहा जाता है। और ये 2023-24 में 8.2% से बढ़ा था। चलिए, अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 को टारगेट करना है, तो मेरा नया बैच शुरू हो चुका है, संकल्प। आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा बच्चों कि ज्वाइन संकल्प बैच फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026। आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। Q2 जुलाई से सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या दर्ज की गई? यानी 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में, यानी जुलाई से सितंबर तक वाला जो क्वार्टर है, तिमाही है, उसमें उसका क्या रेट रहा है? तो बच्चों, आप लोगों को ये पता है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में 8.2% था। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसका सबसे बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर कौन कौन थे? सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तीन सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे जो कि जीडीपी को 8.2% तक ले गए, यानी जीडीपी ग्रोथ को 8.2% तक ले गए। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 8.2% का ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नवंबर 2025 में भारत के जीएसटी संग्रह लगभग कितना रहा? पता है आप लोगों को? नवंबर, अभी पिछला महीना, अभी दिसंबर की हम बात, अभी दिसंबर में है, अभी आज 5 तारीख है, एंड 5 दिन पहले यानी नवंबर में जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो दिस वाज 1.7 लाख करोड़। 1.7 लाख करोड़ मतलब कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आंसर इसका, ये भी नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी नवंबर 2025 में जीएसटी का जो संग्रह है 1.7 लाख करोड़ है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जरूर आप लोग। जीएसटी तो आप लोग जानते होंगे, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की औसत वृद्धि दर क्या थी? पता है आप लोगों को? यानी 2024-25 में सेकेंड छमाही में, सॉरी पहली छमाही में, पहली छमाही कह रहा है, पहली छमाही में यानी फर्स्ट
हाफ ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या रहा? आप जानते हैं बच्चों, याद होगा आप लोगों को, ये 7.2% नहीं, 13.9% नहीं, 11.7% नहीं, ये था 9.4%। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या आता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो सब आप देख सकते हैं, जितनी भी आप मैन्युफैक्चरिंग मैंने मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, यानी इनपुट को डाल करके, जिस सेक्टर में इनपुट डाल करके आउटपुट निकल आता है उसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। ठीक है। सर्विस सेक्टर भी आपको पता है, सर्विस प्रोवाइड, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। होटल, टेलीकॉम, ये सब क्या है? रोड या रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आप इसको कह सकते हैं क्या? सर्विस सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, भारत की बेरोजगारी दर, यहां पे आप देखिए प्लीज, भारत का बेरोजगारी दर CMIE डेटा अक्टूबर 2024 लगभग कितना था? CMIE का मतलब क्या है बच्चों? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार 2024 में जो बेरोजगारी दर थी वो कितने परसेंट थी? बता पाएंगे आप लोग? इट वॉज 6.9%। 2024 में बेरोजगारी दर 6.9%, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जितने वर्कफोर्स में जितने लोग काम करने को तैयार हैं, उनमें से लगभग 7% लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बिकॉज की जॉब अवेलेबल नहीं है। अब ये हमें सरकार से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा काम आप कर रहे हैं, जिससे कि हमें जल्द से जल्द हमारे जो नौजवान हैं उनको काम मिले। ठीक है। 7.5% नहीं था बच्चों, 8.3% नहीं है, 5.1% नहीं था, दैट वाज 6.9% बेरोजगारी दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, भारत का CPI, ये देख सकते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI कितना था बच्चों 2024 में? 2024 में CPI कितना था? क्या ये 3.9% था? नहीं। 5.8% था? नहीं। 6.7% था? नहीं। इट वॉज 4.9%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, एक इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन मेजर करता है। दैट वाज 4.9%। मैं आपको ये बात याद दिला दूं बच्चों कि यदि आपका टारगेट यूजीसी नेट JRF इकोनॉमिक्स जून 2026 है, तो मेरा नया बैच संकल्प जून 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। आप जल्दी से इसकी तैयारी शुरू कर दिए, सो दैट कि आपका अगला 6 महीना बर्बाद ना हो। आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप 100%, मुझे विश्वास है कि आप इतना मेहनत करेंगे कि 100% गारंटी के साथ आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा नेक्स्ट जून में। चलिए अब देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है बच्चों? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना है? नवंबर 2024 में लगभग कितना था? लगभग कितना था? 540 बिलियन नहीं, 590 बिलियन नहीं, 650 बिलियन। यस, इट वाज 650 बिलियन। अब मैं आपको यहां बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी का भारत के पास कितना रिजर्व है, यानी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आरबीआई के पास कितना रिजर्व रखा है। दैट वाज 6.5 बिलियन। अब हमें जरूरत, हमें डॉलर की जरूरत क्यों? इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है। हमें पाउंड की जरूरत क्यों है? हमें येन की जरूरत क्यों है? और हम क्यों इसको रिजर्व में रखते हैं? क्योंकि इंडिया में तो रुपया चलता है। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप बाहर से यदि विदेशों से कोई सामान आयात करते हैं, कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, तो उस समय आपको, जैसे आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉलर देना पड़ेगा।
यदि आप जापान से इंपोर्ट करते हो उसकी करेंसी देनी पड़ेगी, यदि आप यूके से इंपोर्ट करें तो उसकी करेंसी देनी पड़ेगी, या फिर एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट के अनुसार आपको जो भी मोस्ट स्टेबल करेंसी होता है वो देना पड़ता है। तो इसलिए यानी हमें आवश्यक वस्तुओं को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो नवंबर 2024 में भारत के पास 6.5 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, 2024 में भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली सेवा उपश्रेणी कौन सी है? यानी 2024 में सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे हैं, सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से कौन बढ़ा है? आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, आईटी एंड आईटीज नहीं, ट्रेड होटल एंड ट्रांसपोर्ट। यस, 2024 में ट्रेड होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट ये सबसे तेजी से बढ़े हैं 2024 में। फाइनेंस एंड रियल एस्टेट नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि पूरे इकोनॉमी को जनरली आप 3 सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो कि पूरा आता है, जिसमें आप एनिमल हस्बेंड्री भी ले लेते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर जनरली इसको कहा जाता है, एंड तीसरा जो है आपका टर्सरी सेक्टर या फिर आप इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी जितनी सर्विसेज हैं वो सब आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो सर्विस सेक्टर में चूंकि बहुत बड़ा है तो उसका कोई भी एक मतलब एक सब सेक्टर है जिसमें होटल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये सबसे ज्यादा तेजी से 2024 में बढ़ा है ये। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं। 2024 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य जीडीपी के प्रतिशत में कितना रखा गया है? बताइए, जल्दी से बताइए, 2 सेकंड में आप इसको वो करिए और मुझे बताइए कितना लक्ष्य रखा गया है बच्चों। इसका लक्ष्य रखा गया है 5.9%, यानी फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट होना चाहिए? होना मतलब इतना आपके पास टारगेट दिया गया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट वाज 5.9%, 6.4% नहीं, 5.1% नहीं, 4.5% नहीं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं, भारत का निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर 2024 में लगभग कितना दर्ज हुआ? 2024 से अप्रैल से अक्टूबर तक यानी पहले 6 महीने में कितना दर्ज हुआ? कितना दर्ज हुआ बता सकते हैं आप लोग? 220 बिलियन नहीं था, ये 260 बिलियन था। इट वाज 260 बिलियन, 300 बिलियन नहीं था, 340 बिलियन नहीं था। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो इंडिया में प्रोड्यूस किया हुआ या फिर रिप्रोड्यूस किया हुआ या फिर इसको आप कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड किया हुआ चीज हम दूसरे देशों में बेचते हैं तो उसको आप एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, और फॉरेन करेंसी से हम अपनी नेसेसिटी आइटम्स को, जरूरत वाली चीजों को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसको कि हम यहां प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों,
गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर होता है? अब गरीबी रेखा क्या है? तो बेसिकली एक तरह का ये इनकम लेवल है। गरीबी रेखा एक तरह का इनकम लेवल है कि यदि उससे कोई इंडिविजुअल या कोई आदमी या कोई परिवार यदि उस लेवल से नीचे उसका इनकम अर्न करता है तब आप उसे गरीब कहते हैं। और यदि उस लेवल से, उस इनकम लेवल से यदि उसका इनकम ऊपर होता है तो अब उसे आप गरीब नहीं कहते हैं, या फिर आप कहते हैं अबव द पॉवर्टी लाइन। और यदि उससे कम है तो बिलो द पॉवर्टी लाइन उसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया था? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं पर किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नहीं किया जाता है, न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। बेरोजगारी दर पे नहीं किया जाता है, कृषि उत्पादन पे नहीं किया जाता है। मैं आप लोगों को याद दिला दूं बच्चों कि यदि आपको जून 2026 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो मेरा बैच शुरू हो चुका है संकल्प के नाम से, संकल्प 2026 के नाम से। आप चाहें तो अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या तो मेरा वेबसाइट विजिट करिए, या फिर ऐप डाउनलोड करिए, या फिर मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे बच्चों, आप देखिए, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी का सही अर्थ क्या है? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सापेक्ष का मतलब, रिलेटिव का मतलब क्या है? यदि मैं अपने पड़ोसियों से ज्यादा गरीब हूं, पड़ोसी से कम इनकम है मेरा, तो मैं कंपैरेटिवली या रिलेटिवली गरीब समझा जाऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से किया गया है। इसमें यह क्या है कि ऑन एवरेज इनकम या मीडियन इनकम या मीन इनकम से आपकी इनकम कम है तो आप रिलेटिवली गरीब माने जाएंगे। इधर क्लियर बच्चों? यहां पे दिया गया है समाज में औसत आय से कम होना तो आप उसे गरीब माने जाएंगे, रिलेटिवली पुअर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, गरीबी का दुष्चक्र मतलब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से क्या तात्पर्य है? बहुत ही सिंपल सा है। गरीबी का दुष्चक्र से मतलब क्या है? मैं गरीब हूं, मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, कमजोर स्कूल में पढ़ाऊंगा, जिससे उसकी शिक्षा दीक्षा बेहतर नहीं होगी, लोअर दर्जे की शिक्षा दीक्षा होगी। इससे उसको अच्छी तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर अपने अच्छी तरीके से वो बिजनेस नहीं कर सकता, जिससे कि वो भी गरीब ही रहेगा। यानी साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी एक आदमी गरीब रहता है तो उसे आप विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए प्लीज, उच्च आय उच्च बचत उच्च पूंजी, नहीं, ये नहीं है। कम आय कम बचत कम निवेश और कम उत्पादकता, यस। कम इनकम है, कम बचत होगी, कम निवेश होगा और फिर उत्पादन कम होगा। जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया था ना आपको कि मैं अपने बच्चे को, मैं गरीब हूं तो अपने बच्चे को गरीब स्कूल में मतलब उतना बेहतर तरीके से एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। इससे क्या होगा? उसका उतना बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी और बेहतर वो फिर से बढ़िया अपने बच्चे को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम आय कम बचत कम निवेश एंड कम उत्पादकता ही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, 10 सेकंड मैंने आप लोगों को समय दिया है, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किन किन आयामों पर आधारित होता है? बता सकते हैं बच्चों? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किन किन आयामों पे आधारित होता है? बता सकते हैं बच्चों? भोजन वस्त्र आवास, नहीं, इस पे नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर, यस। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर पे आधारित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए प्लीज। मुख्य गणना अनुपात यानी हेड काउंट रेशियो क्या मापता है? बहुत सिंपल सी बात है, हेड काउंट रेशियो एक पावर्टी का मेजरमेंट है। यानी इस मुख्य मतलब हेड काउंट रेशियो में क्या होता है, नंबर ऑफ पुअर ओवर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पुअर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन से हमें उसका परसेंटेज निकल जाएगा कि कितने परसेंट लोग गरीब हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत होता है हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो गरीबी को मापने का एक मेजरमेंट है जो बताता है कि पूरे समाज में या पूरी जनसंख्या में कितने परसेंट लोग गरीब हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए किया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? आईआईपी नहीं, डब्ल्यूपीआई नहीं। आईआईपी का मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, यानी इसको यूज किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में नाम मात्र जीडीपी 10% से बढ़ता है और वास्तविक जीडीपी 6% से बढ़ता है तो लगभग महंगाई दर कितनी होगी? आप जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, रियल नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितना है यहाँ पे 10%, रियल जीडीपी कितना है 6%, तो इन्फ्लेशन कितना होगा 4%। इन्फ्लेशन कितना होगा 4%। नॉमिनल माइनस रियल जो होता है वो इन्फ्लेशन होता है। नॉमिनल जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा है माइनस रियल जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, उसे आप जो डिफरेंस आता है उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑब्वियसली कॉस्ट का मतलब क्या है, लागत बढ़ना। तो यदि हमें प्रोडक्शन में हमारी लागत बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ध्यान से समझिए, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है यानी हमें किसी चीज की प्रोड्यूस करने की लागत बढ़ती है, तो जिसमें लागत हमारी बढ़ रही है उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने को ही आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने को ही आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि बिल्कुल नहीं। उत्पादन लागत में वृद्धि, ये देख सकते हैं आप लोग, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसके वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि किसी वस्तु समूह का बेस वर्ष में मूल्य 100 था और वर्तमान में 130 है तो प्राइस इंडेक्स कितना होगा? बेस ईयर में 100 और अभी 130, तो बहुत सिंपल सा 30 होना चाहिए, 130 है ना बच्चों, ये 130 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। उसके पहले कि मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, आपको बता दो कि यदि आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 को आप टारगेट कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करिए मेरा संकल्प बैच। ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने में हेल्प करता है। इसमें मैं आपको दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
कोर इन्फ्लेशन में किन दो प्रमुख श्रेणियों को हटा दिया जाता है? कोर इन्फ्लेशन में किन दो प्रमुख श्रेणियों को हटा दिया जाता है? तो खाद्य और ईंधन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है कोर इन्फ्लेशन में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइए जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।